जो पल्लव वंश के राजा थे नरसिंह वर्मन सेकेंड, इनके द्वारा बनवाया गया था ये मंदिर। इनकी उपाधि, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे, इनकी उपाधि थी राज सिंह। ठीक है, राज सिंह या राज सिंह, इसी उपाधि के द्वारा इनका ये शैली का नाम पड़ा। ठीक है, राजसिम्हा शैली। दूसरा भी हम देखें कि जो मामल शैली है ये क्या होता है। ये शैली भी नरसिंह वर्मन का है, लेकिन नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ऊपर वाले में था सेकंड, लेकिन ये वाली शैली जो थी वो किस पर थी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इनके नाम पर ये शैली का नाम पड़ा था मामल शैली, क्योंकि इनका अतिरिक्त नाम क्या था, एक और मामल। ठीक है, इस कारण इस शैली को क्या कहते थे, मामल शैली कहते थे। नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तो मामल शैली का अगर मंदिर देखें तो वो है महाबलीपुरम के रथ मंदिर। ठीक है, मामल शैली का अगर पूछा जाए आपसे कभी प्रश्न आए कि मामल शैली में कौन से मंदिर बने हैं, तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर मामल शैली में बने हुए हैं। ठीक है, महेंद्र शैली का और देखें हम, महेंद्र शैली भी पल्लव जो वास्तुकला थी मंदिरों का निर्माण, तो उसमें सबसे शुरुआती समय में ये महेंद्र शैली चली थी और इसकी शुरुआत करवाई थी महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ठीक है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ठीक है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने, इनका क्रम जरूर याद रखें राजाओं का, फर्स्ट या सेकेंड है। तो महेंद्र शैली के जो मंदिर होते थे इनमें क्या होता था कि जो पहाड़ों को काटकर, ठीक है, पहाड़ों को काटकर गुफा मंदिर बनाए जाते थे महेंद्र शैली में। और आखिरी है नंदी वर्मन शैली। ये कौन सी है, ये पल्लव वास्तुकला की अंतिम शैली है। पहली कौन सी है, महेंद्र, और अंतिम कौन सी है, फर्स्ट है ये, और एंड वाली कौन सी है, नंदी वर्मन शैली। और इस किसके समय थी ये, नंदी वर्मन द्वितीय के समय। ठीक है, और इसके मंदिर का एग्जाम्पल देखें तो जो कांची का बैकुंठ पेरुमल मंदिर है। ठीक है, नाम थोड़ा कंफर्म कर लिया करें एक बार, कांची का बैकुंठ पेरुमल मंदिर वो इसी नंदी वर्मन शैली में बना है। तो आप देख रहे हैं कि हमने प्रश्न एक हल किया, लेकिन इसके साथ हमने ये सब चीज़ें भी क्लियर कर ली। तो आगे की जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें अगर ऐसा कोई भी तरीके का प्रश्न आया किसी भी प्रकार का, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो केवल ये नहीं कि हमने प्रश्न देख लिया और उसका सही उत्तर करके चले गए। अगर इस प्रकार के प्रश्न हैं जिनको हम समझ सकते हैं, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं इनका, तो उन्हें ऐसे ही पढ़ना चाहिए। पिछले वर्ष के पेपर देखने का सही तरीका यही है। आगे हम देखें प्रश्न क्रमांक 2, एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के समान प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ठीक है, एडोब फोटोशॉप के बारे में आप जानते होंगे। जो एडोब है, एडोबी भी बोलते हैं कई लोग इसको। ठीक है, ऑप्शन ए है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, बी है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, सी है वेब सीरीज सॉफ्टवेयर, और डी है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो जो एडोब फोटोशॉप किस प्रकार का समान प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, एडोबी में आपने देखा होगा फोटोशॉप में क्या करते हैं, जो हमारी इमेज होती है, ठीक है, डिजिटल जो इमेज होती है, फ़ोटो ले लिया जाता है, उसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए इस चीज़ का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस श्रेणी में रखेंगे, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की श्रेणी में रखेंगे। और दूसरा क्या होता है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम वीडियो देख सकें या ऑडियो सुन सकें। ठीक है, तो वीडियो में तो ऑडियो वीडियो दोनों हैं रहेंगी। तो इसके अगर एग्जांपल हैं, आपने देखा होगा एक
VLC होता है, इसमें वीडियो प्ले करते हैं हम, ठीक है। और एडोबी का है, लेकिन एडोबी का वो है एक प्रीमियर नाम से, ठीक है, वो भी ध्यान रखना है। एडोबी प्रीमियर, ये भी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। वेब सीरीज सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ठीक है, ये ऐसे ही नाम लिख दिया इसको। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है, इसमें हम जो हमारा बड़ा बड़ा डाटा होता है उसको स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए इस वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसका एग्जांपल है, देखें, MS एक्सेस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। आगे देखें हम प्रश्न क्रमांक 3, राज्य गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अच्छा प्रश्न है ये भी, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कि देश में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, सीधा सीधा याद रखना है। और जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसका नाम क्या था, वो भी ध्यान रखें, फजल अली आयोग। परीक्षा में ये भी पूछ सकते हैं, फजल अली आयोग, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग का नाम यही था। इसी की सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है, जिसके द्वारा भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था, पुनर्गठित किया गया था, ठीक है। बाकी के सभी विकल्प सही नहीं हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का नाम भी याद रखें, फजल अली आयोग। अगला देखें हम प्रश्न क्रमांक 4, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई करने की घोषणा कब की। ए है 22 जून 1940, बी है 16 अगस्त 1940, सी है 22 अक्टूबर 1940 और डी है 22 अगस्त 1940, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई करने की घोषणा कब की थी, 16 अगस्त 1940 को, बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। क्या बोलते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने, ठीक है, पाकिस्तान की अपनी मांग को बलपूर्वक मनवाने के लिए 16 अगस्त 1940 को सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में इन्होंने घोषणा की थी इसकी। और इसी दिन क्या हुआ था, कलकत्ता में बहुत ही ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए थे, ठीक है, और इसे क्या कह रहे थे, ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सीधी कार्रवाई की घोषणा 16 अगस्त 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने। आगे देखें हम प्रश्न क्रमांक 5, 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है क्योंकि यह तिथि संबंधित है, ए है भारत छोड़ो आंदोलन से, बी बंगाल विभाजन से, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड से, सी महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा से, ठीक है। सभी को पता होगा ये, इसलिए प्रसिद्ध है, 6 अप्रैल 1930 महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा से, डी इसका सही उत्तर है। भारत छोड़ो आंदोलन का हम देखें, ये कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त, हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है, 1942। बंगाल विभाजन 1905, किसके समय हुआ था, करजन, ठीक है, करजन के समय, ठीक है। इन लोगों को लॉर्ड वगैरह ना लिखा करें, लॉर्ड करजन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, सीधा करजन ही लिखें, ठीक है। कोई अच्छा काम नहीं किया उन्होंने, कोई लॉर्ड नहीं है हमारे।
एक करजन के समय की घटना है। फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तिथियां हो गई। और 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था कि जो महात्मा गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कंप्लीट की थी और नमक कानून तोड़ा था उन्होंने। और नमक कानून तोड़ने के बाद ही कौन सा आंदोलन शुरू हो गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये भी चीज़ याद रखें। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी वो भी ध्यान रखें, 12 मार्च से, ठीक है, 1930 से। और ख़त्म कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 से और 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा खत्म हुई थी। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 6वां। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6वां हम देखें। भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है? ए है पहाड़ी व कठिन भूभाग, बी कम जनसंख्या घनत्व, सी अनुसूचित जाति व जनजाति की बड़ी आबादी, डी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है कि विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पहाड़ी व कठिन भूभाग ऑप्शन ए, ये स्वीकार होता है। बी है कम जनसंख्या घनत्व, ये भी स्वीकार है। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। सी है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी। अनुसूचित जनजाति के लिए तो है लेकिन अनुसूचित जाति के लिए नहीं, तो ये इसमें से क्या हो गया, ये चीज़ गलत लिखी है। और डी है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान, ये भी सही है। तो क्या पूछा है, स्वीकार नहीं किया जाता है, तो उत्तर होगा इसका विकल्प सी। ठीक है, इसमें केवल जनजाति होता तो ये भी कथन सही रहता। ठीक है, जो विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, इसके लिए एक फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है जिसको कहते हैं गाडगिल फॉर्मूला, ये भी याद रख लें। ठीक है, गाडगिल, हिंदी में लिख देता हूँ, गाडगिल फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला के आधार पर स्पेशल स्टेटस है राज्यों के लिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 हो गया। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 7। 18वीं लोकसभा के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए गठित संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, एक तो समितियां एक तरफ पढ़ी होंगी आपने में, ठीक है, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष के नाम है, तो हम बताना है कौन सा गलत है। ए में है लोक लेखा समिति केशव वेणुगोपालन, बी है प्राक्कलन समिति वैजयंत पांडा, सी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति फग्गन सिंह कुलस्ते, डी है अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति गणेश सिंह। तो इसमें से हमें गलत बताना है, तो गलत कौन सा है? बी प्राक्कलन समिति। क्या लिखा है इसका? पांडा, जो कि गलत है। प्राक्कलन समिति के कौन थे? डॉक्टर संजय जायसवाल, ये भी याद रखें। सही उत्तर क्या होता है इसका? संजय जायसवाल, डॉक्टर संजय जायसवाल। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होता। आगे देखें हम प्रश्न क्रमांक 2003 में
हांगझोउ चीन में हुए एशियाई खेलों में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट खेल युग्म गलत है? ठीक है, तो एशियाई खेल हुए थे 2023 में हांगझोउ चीन में। तजिंदर पाल सिंह तूर शॉट पुट पुरुष। बी अविनाश सांवले 3000 मीटर स्टीपल चेस पुरुष। सी पारुल चौधरी 5000 मीटर महिला। डी अन्नू रानी मीटर स्प्रिंट। ठीक है, तो इसमें से फिर हमें गलत बताना कि गलत क्या है। प्रश्न क्रमांक 8। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? अन्नू रानी 100 मीटर स्प्रिंट, ये गलत है, डी। ठीक है, अन्नू रानी है, इनका संबंध किससे है? जेवलिन से है। ठीक है, भाला फेंक से, ना कि स्प्रिंट से। भाला फेंक से हैं ये अन्नू रानी का। और इस एशियाई के इसी खेलों में उन्होंने क्या दिया था? भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था अन्नू रानी ने। और बाकी के सभी जितने भी नाम हैं सही हैं, तो इनको भी याद रखें कि तजिंदर पाल सिंह तूर शॉट पुरुष, अविनाश सांबले 3000 मीटर स्टेपल, पारुल चौधरी 5000 मीटर महिला, तो ये नाम भी आपको रखना है। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 9। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है? ऑप्शन ए है रूस इंद्र, बी किर्गिस्तान खंजर, सी सेशेल्स लामेतिये, डी थाईलैंड युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो जो युद्ध अभ्यास होते हैं, प्रैक्टिस होती है भारत की जो अन्य देशों के साथ है, तो उनके नाम होते हैं, तो बताना है कि कौन सा गलत है। प्रश्न क्रमांक 9 को। ठीक है, तो पहला देखें, रूस के साथ जो हुआ उसका नाम इंद्र दिया गया, ये सही है। ठीक है, इंडो और रसिया, इंद्र नाम रखा गया, इंडिया का इंडो और रसिया का। ठीक है, इससे बन गया INDRA। ठीक है, इंडिया से रसिया से, तो इंद्र हो गया। किर्गिस्तान से खंजर, ये भी सही है। सेशेल से लामितिये, ये भी सही है। थाईलैंड का युद्ध अभ्यास, ये गलत है। ठीक है, जो युद्ध अभ्यास था, ठीक है, ये था भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, तो ये याद रखना है, भारत और अमेरिका के बीच जो युद्ध प्रैक्टिस हुई थी, युद्ध अभ्यास, उसका नाम ही युद्ध अभ्यास था। और भारत और थाईलैंड के बीच जो हुआ था, उसका नाम था मैत्री। ठीक है, इंडिया और थाईलैंड। ठीक है, उसका नाम क्या था? मैत्री, ये ध्यान रखना है। युद्ध अभ्यास किसका नाम था? भारत और USA, ठीक है, अमेरिका के साथ जो हुआ था। प्रश्न क्रमांक 10 देखें हम। डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठन के डेटा को अभेद पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं, नीतियों और नियंत्रणों को शामिल करता है, उसे कहा जाता है। ए है इंटीग्रिटी, बी सी अवेलेबिलिटी, डी कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 का सही उत्तर है विकल्प डी, कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं, नीतियों और नियंत्रणों को शामिल करता है, वो कौन है? कॉन्फिडेंशियलिटी। प्रश्न क्रमांक 10। ठीक है, सुरक्षा में एक ट्रायड बना था। ठीक है, जो ट्रायड में 3 चीज़ें थी, एक तो थी कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। इन चीज़ों का क्या करते थे? पालन किया जाता था। लेकिन जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो क्या सुनिश्चित करता था? केवल अधिकृत लोग ही डेटा तक पहुंच सकें और अवैध यानी कि अनऑथराइज्ड पहुंच को
रोका जा सके, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, कि डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए ये ध्यान देना है। तो उसके लिए कौन था? कॉन्फिडेंशियलिटी था। इंटीग्रिटी का क्या होता? अगर यह चीज़ सुनिश्चित की जाए कि में किसी अनधिकृत व्यक्ति जिसको अधिकार नहीं द्वारा कोई उस डेटा में छेड़छाड़ नहीं की जाए, कोई बदलाव नहीं किया जाए, वो चीज़ किस में आती है? इंटीग्रिटी में आती है। ठीक है, और अवेलेबिलिटी क्या होती है? कि जो हमारा डेटा है वो हमारे लिए जब ज़रूरत हो तब उपलब्ध हो सके। ठीक है, उसका मतलब ही नाम से स्पष्ट है। ठीक है, अवेलेबिलिटी का हिंदी क्या होगी? उपलब्धता। तो इसमें जो पूछा है उसका गाने की वजह से माइक म्यूट करना पड़ता है यार। प्रश्न क्रमांक 11 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का % से कम है? ए है अशोकनगर, बी मुरैना, सी भिंड, डी गुना। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार हमने बताना 2021 की रिपोर्ट है कि किस जिले में जो वन है, ठीक है, वो 10% उससे भी कम है। तो सही उत्तर इसका क्या है? भिंड, सी। ठीक है, सीधा उत्तर याद रखें। अशोकनगर, मुरैना, भिंड, गुना में भिंड का है, जिसमें बहुत ही कम ज़्यादा क्या है? जंगल हैं। कितने हैं? 2.38%। ठीक है, 10% होना चाहिए, उससे बहुत कम है। हर ज़िले में कम से कम कितना? 10% होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। और अशोकनगर, मुरैना, गुना सभी में क्या है? वन क्षेत्र कम है, लेकिन सबसे कम कहाँ है इनमें से? भिंड में है। हम प्रश्न क्रमांक 12, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात कही गई है? ए है राष्ट्रीय महिला आयोग, बी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, सी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, डी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 के बारे में इसने पूछा है। तो किस आयोग के गठन की बात कही है अनुच्छेद 338 में? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी कि विकल्प डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अनुच्छेद 338 में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की बात। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है? ये एक वैधानिक निकाय तो है जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की। ठीक है, लेकिन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका जिक्र नहीं है राष्ट्रीय महिला आयोग का। एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर प्रश्न में पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 1992 में, लेकिन किस अधिनियम के तहत हुई? ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। तो प्रश्नों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये भी क्या है? एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, और इसकी जो गठन हुआ था वो हुआ था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, यह भी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, एक बार आप पढ़ लेंगे अच्छे से। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में, और 338 में अगर ए लग जाए तो अनुसूचित जनजाति के लिए हो जाएगा, और बी लग जाए तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को आप याद रखें। कोई कन्फ्यूजन?
कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो? ठीक है, अगला प्रश्न। चलो, प्रश्न क्रमांक 13। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो पूरी मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई है का उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त निम्न भी है। ठीक है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की बात हो रही है। तो पहला है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, बी है महिलाओं के विवाह संबंधी खर्च, सी है महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण, डी है आपराधिक न्याय प्रणाली में महिलाओं के अधिकार। तो जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है, ठीक है, पूरे एमपी में बनी है, तो इसका उद्देश्य क्या है? एक ठीक है, आर्थिक स्वावलंबन तो है ही, इसके अलावा और क्या है? ठीक है, आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त ये है, मैंने ऑप्शन सही बता दिए। तो इसका सही उत्तर है महिला के स्वास्थ्य एवं पोषण। तो थोड़े बहुत पैसे महिलाओं को मिलेंगे, वो उसके स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए लाभदायक होंगे। ठीक है, उनके खान पान में थोड़ा बहुत सुधार होगा। आगे देखें हम प्रश्न क्रमांक 14। 30/4/1977 से 23/6/1977 के दौरान जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल खालिस्तान थे। ए है श्री मोहम्मद शफी कुरैशी, बी श्री सत्यनारायण सिन्हा, डी श्री भाई महावीर, डी श्री बी डी शर्मा। ठीक है, तो उस समय पर कौन थे राज्यपाल? सत्यनारायण सिन्हा थे, बी। ठीक है, बी इसका सही उत्तर है, इसको याद करके रखें। 30/4/1977 से 23/6/1977 के बीच राज्यपाल थे श्री सत्यनारायण सिन्हा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन भी कब लगा था? 30 अप्रैल 1977 को। वो कब? ठीक है, आगे देखें हम। प्रश्न क्रमांक 15। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है ये। ए है पट्टाभी सीतारमैया, बी हरिविनायक पाटस्कर, सी क्यासंबली चेंगलराया रेड्डी, डी सत्यनारायण सिन्हा। तो सबसे छोटा कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा? प्रश्न क्रमांक 15 का सही उत्तर है ए, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, सबसे कम कार्यकाल रहा इनका कितना रहा था? लगभग 7 महीने रहा था। 1 नवंबर, ठीक है, 1956 से कब हुए थे वो? जून शायद, है ना, 13 जून तक, 1957 तक। ठीक है, तो सही इसका उत्तर क्या है? ए, पट्टाभी सीतारमैया। निम्नलिखित राज्यपालों में सबसे छोटा कार्य 16। मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? ठीक है, सौर ऊर्जा की क्षमता किसमें ज़्यादा थी? ए है तमिलनाडु, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सौर उत्पादन की क्षमता कहाँ थी? राजस्थान के पास, सी इसका सही उत्तर है। वो भी कब तक? मार्च 2023 तक की बात हो रही है इसमें। ठीक है, तमिलनाडु में भी सौर ऊर्जा अच्छी होती है, गुजरात में भी, कर्नाटक में भी, लेकिन इस समय तक अग्रणी कौन था? राजस्थान। और दूसरे नंबर पर कौन था? गुजरात। ठीक है, और तीसरे पे था कर्नाटक। ठीक है, आगे देखें हम
प्रश्न क्रमांक 17, दशक 2001 से 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? ठीक है, ए है उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मेघालय, डी बिहार। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर भारत में 2001 से 11 तक कहाँ रही थी? 2001 से 11 तक वो रही थी मेघालय में। सी इसका सही उत्तर है। कितने परसेंट रही थी मेघालय की? 27.95%। ठीक है, बिहार की भी अधिक थी, लेकिन कितनी थी? 25। ठीक है, इसको देख लेना आप। खासतौर से जो उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं होंगी उनमें उत्तर प्रदेश का पूछ सकता है। प्रश्न क्रमांक 18 देखें, इनमें से कौन से चक्रवात ने नवंबर-दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया था? ए है असना, बी दाना, सी बिपरजॉय, डी फैंगल। तो दिसंबर 2024 में कौन सा चक्रवात था? डी फैंगल इसका सही उत्तर है। ठीक है, नवंबर दिसंबर 2024 के दौरान बंगाल की खाड़ी में ये बना था और इसने किस पर? तमिलनाडु और पुडुचेरी के, ठीक है, जो तटीय इलाके थे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश हुई थी और तबाही मचाई थी इसने। ठीक है, और जो दाना है ये कब हुआ था? ये हुआ था उड़ीसा बंगाल तट पर तो अक्टूबर 2024 में। ठीक है, और बिपरजॉय ये भी ध्यान रख लें, ये था गुजरात की तरफ। ठीक है, 2023 में शायद था ना, गुजरात तट पर आया था ये। ठीक है, बिपरजॉय। आगे देखें हम प्रश्न क्रमांक 19, वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? ए है काकरापार, बी कैगा, सी कलपक्कम, डी कुरनकुलम। प्रश्न क्रमांक 19 का सही उत्तर है विकल्प डी कुरनकुलम। ठीक है, कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में है। तो सब जो परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत में जितने भी हैं उसमें सर्वाधिक क्षमता इसी की थी। इसमें 1,000 वाट की 2 इकाइयाँ लगी, ये भी ध्यान करना है। कितने की? 1,000 मेगावाट की 2 यूनिट हैं, यानी कि कुल 2,000 मेगावाट पावर जनरेट होता है। ठीक है, काकरापार कहाँ पर है? ये गुजरात में है, ये भी ध्यान रखना है। काकरापार कहाँ पर है? गुजरात में है। और कैगा है कर्नाटक में। ठीक है, और कलपक्कम है अपना तमिलनाडु में, ये भी है। ठीक है, ठीक है, और कुरनकुलम ये भी तमिलनाडु में है, मैंने बता दिया है, दोनों तमिलनाडु में है। प्रश्न क्रमांक 19 हो गया। अब 20 देखें, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है? ए है बृहदारण्यक उपनिषद, बी तैत्तिरीय उपनिषद, सी ऐतरेय उपनिषद, डी प्रश्नोपनिषद। तो ये किस में मिलता है दोनों का संवाद? ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद है यहाँ पर। ठीक है, इनके बीच ब्रह्मांड और जो आत्मा है उसके बीच संवाद हुआ था। ठीक है, सबसे पुराने और बड़े उपनिषदों में से एक माना जाता है बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, बहुत ही अच्छी ग्रंथ माने जाते हैं उपनिषद, जिनको आप पढ़ें और समझें तो हिंदू धर्म की, ठीक है, सबसे अच्छी कृतियाँ मान के चलिए आप इनको, उपनिषदों को। आगे चले हम प्रश्न क्रमांक 21,
एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है? ए है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन AICRA, बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस NIRA, सी है भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित स्टेम मिशन, डी है भारतीय रोबोटिक्स कौशल केंद्र RSCI। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 21 का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। याद रखना है किसके लिए है? गैर लाभकारी है, नॉन प्रॉफिट वाला संगठन है। भारत में क्या करता है? जो रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है। आगे देखें हम प्रश्न क्रमांक 22। इनके बारे में भी हम पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। प्रश्न क्रमांक 22 देखें। एक मेलवेयर जो एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और एक बार जब यह उपयोगकर्ता को बहला कर इसे इंस्टॉल करवा देता है तो यह काफ़ी हद तक वायरस या वर्म की तरह कार्य करता है। इसे रिक्त स्थान कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है ये कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का। ए है कीलॉगर, बी रैंसमवेयर, सी ट्रोजन, डी स्पाईवेयर। तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रोजन कहते हैं। सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, मेलवेयर है एक, कैसा काम करता है? दिखता है ऐसा कि ये वैध सॉफ्टवेयर हो, बल्कि वो होता कैसा है? अवैध होता है। बस एक बार किसी यूजर्स ने उसको इंस्टॉल कर लिया फिर वो एक वायरस की तरह काम करने लगता है। प्रश्न क्रमांक 23 देखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं? प्रश्न क्रमांक 23। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 340, बी अनुच्छेद 349, सी अनुच्छेद 342, डी अनुच्छेद 338। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 342 सी। ठीक है, अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करता है। उसके माध्यम से वो उस राज्य के लिए अनुसूचित जो जनजातियां हैं, ST हैं, उनको निर्दिष्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखना है जनजाति की बात हो रही है। और अनुच्छेद 340 ये है किसका? OBC का। ठीक है, पिछले वर्गों की दशाओं की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। और 349 है भाषा का है। ये भाषा से संबंधित कुछ विधियों को अधिनियमित करने का है, ऐसा कुछ है। ठीक है, और 338, ठीक है, ये हमने पिछली बार पढ़ चुके हैं प्रश्न में, पिछले प्रश्न में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन से संबंधित है 338। और 338A जनजाति का, 338B OBC अनपिछड़ा वर्ग कैटेगरी का। प्रश्न क्रमांक 24 देखें। दो प्रश्न और रहे हैं। मध्य प्रदेश में मैंगनीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए पहला है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैंगनीज निक्षेप में देश में द्वितीय स्थान पर था। दूसरा, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैंगनीज उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर था। तीसरा, छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी एवं वर्धा नदी घाटियों में मैंगनीज के निक्षेप हैं। चौथा, झाबुआ जिले की थांदला तहसील में मैंगनीज के निक्षेप हैं। तो इसके कथन देखें। पहला सही है। दूसरा, 2020-21 में उत्पादन में पहला स्थान था, लेकिन निक्षेप में भंडारण में द्वितीय स्थान था, ये भी सही है। छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी एवं वर्धा नदी घाटियों में मैंगनीज के निक्षेप मिले हैं, ये भी सही है। और झाबुआ जिले की थांदा तहसील में मैंगनीज के निक्षेप हैं, ये भी सही है। यानी कि चारों इसके सही उत्तर हैं। तो डी 1, 2, 3 एवं 4 सही उत्तर हैं। ठीक है,
आज का आखिरी प्रश्न देखें। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जा सकता है? ए है व्यावसायिक कदाचार, बी संविधान का उल्लंघन, सी लाभ का व्यवसाय करना, डी मानसिक अस्थिरता। प्रश्न क्रमांक 25 को अगर देखें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगता है? जब वो संविधान का उल्लंघन करे। बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात कहाँ रखी गई है? आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 61 में। ठीक है, उनको पद से हटाने के लिए महाभियोग के एकमात्र आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन। तो व्यावसायिक कदाचार, ठीक है, ये है। और कौन सा है? मानसिक अस्थिरता। ठीक है, ये सभी किस लिए होते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, उनके लिए हटाया जाता है। वो इन व्यावसायिक कदाचार कर या मानसिक अस्थिरता हो। ठीक है, तो ये हमारे 25 प्रश्न हो गए हैं। 100 प्रश्नों में से अभी केवल 25 हुए हैं।